हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे हैं और करना भी चाहिए। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपने एम की प्राप्ति के लिए आपको कंटिन्यूअस मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, तभी आप जाकर के अपने टारगेट को आप अचीव कर सकते हो। ये एक फैक्ट है ना। कहीं आप सो गए तो इसका मीनिंग ये है कि रात के समय ऐसा कोई स्टूडेंट्स ज़रूर होगा जो रात के समय अपनी प्रिपरेशन कर रहा होगा और आप सो रहे होंगे और वो आपसे आगे निकल जाएगा, वो आपको बीट कर देगा, है ना। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप भी ये सोच करके मेहनत करिए कि ये एग्ज़ाम जो है मेरा वो लास्ट अटेम्प्ट है। इस एग्ज़ाम में अपना झोंक दीजिए, जो आपके शरीर में जो भी ताकत है, ठीक है ना। ताकत से भी नहीं है, आपको लड़ाई तो करनी नहीं है, आपको अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ, ठीक है ना, आप मेहनत करिए और अच्छे से आप परफॉर्म करोगे, ठीक है। आप अपने पेपर में, अपने एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म करोगे जब आप अच्छी सी मेहनत करोगे, है ना। तो ये सबके लिए, सब पर लागू होता है, चाहे वो आप हो, हम हो या कोई भी हो, ठीक है, सभी पर लागू होता है। अगर वो अच्छे से प्रिपरेशन अपनी चीज़ों को करता है तो जेन्युइन में वो सक्सेस पाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सफलता उसके कदम चूमती है जो इंसान मेहनत करता है। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, है ना। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ में आई होगी। अगर इसमें थोड़ा सा आपको लगता है कि बात में दम है तो आप चीज़ों को करिए, आप भी मेहनत करिए, है ना कहीं आप दूसरे से कहीं पीछे ना हो जाओ। आप इस उम्मीद से मेहनत करिए कि कोई, अगर हमने मेहनत नहीं कर रहे हैं तो कोई ऐसा ज़रूर होगा जो मेहनत कर रहा होगा और वो आपको बीट कर देगा, आपकी पोस्ट ले लेगा वो, है ना। तो इस एम के साथ हमको अपनी मेहनत करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम सेशन को, ज़्यादा समय नष्ट नहीं करते हैं हम। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें कहा हुआ है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उसके केंद्र से होकर जाती है। ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूं ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए। इसमें ये बोला हुआ है किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उसके केंद्र से होकर के जाती है। किसके केंद्र से? जो आपने सर्कल बनाया हुआ है उस सर्कल के सेंटर से होकर के क्या करती है? जाती है। जो आपने दो स्पर्श रेखाएं उस सर्कल पर खींची हुई हैं और दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल हैं। तो उन दोनों जहां पर वो सर्कल को क्या करती हैं? मिलती हैं, यानी कि जो स्पर्श बिंदु है ना, क्या बोला हुआ है? स्पर्श बिंदु है ना, जो ऊपर वाला यानी कि ऊपर जो आप एक स्पर्श रेखा खींचोगे वो सर्कल को कहीं ना कहीं टच करेगा, ठीक है। और एक आप नीचे जो है स्पर्श रेखा खींचोगे वो भी कहीं ना कहीं जो है सर्कल को टच करेगा। तो जहां पर वो टच कर रहा है उस बिंदु को आप मिलाइए। तो ये बोला हुआ है कि वो सेंटर से होकर के जाएगा। ये आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। तो दिखाते हैं हम आपको यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पर एक हमने ये हमने क्या खींचा है? सर्कल है। आपको दिख रहा है कि ये एक हमने क्या खींचा है? सर्कल खींचा है। हमको एक क्या खींचना है? टेंजेंट। क्या खींचना है? एक टेंजेंट, एक स्पर्श रेखा हम क्या करते हैं? खींचते हैं। तो देखो हम एक स्पर्श रेखा यहाँ पर खींचते हैं। ये देखो हमने एक स्पर्श रेखा खींची,
ठीक है ना। अब इसके बिल्कुल इसका नाम हम देते हैं ए है, ये आपके पास क्या है बी है। ए बी जो है एक स्पर्श रेखा है, दो समांतर है ना, दो समांतर स्पर्श रेखाएं, तो एक तो हमने खींच दी, एक दूसरी खींच देते इसके पैरेलल। ध्यान से देखिए, ये है ना, ये इसको नाम हम देते हैं, देखो पैरेलल है ना, इसका नाम हम सी डी नाम देते हैं। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है कि हमने यहाँ पर एक सर्कल यहाँ पर खींचा हुआ है और उस सर्कल में हमने दो समांतर स्पर्श रेखाएं हमने यहाँ पर एक ए बी खींची हुई और सी डी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन यहाँ पे हमसे बोला हुआ उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर चीज़ें खींची हुई है। चलिए, ये इसका सेंटर है, इसका सेंटर है, इस सर्कल का सेंटर है, इसका नाम हम ओ दे देते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यानी कि कहाँ पर स्पर्श कर रहे हैं, यानी कि ये जो ए बी स्पर्श रेखा है, टेंजेंट जो है वो इस सर्कल को कहाँ पर टच कर रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है, बिल्कुल क्लियर है। ये जो आपने टेंजेंट खींचा हुआ है, ये कहाँ पर इसको जो है टच कर रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है ना ये। अब इसको कह रहा है कि मिलाइए, है ना, तो देखो इसको हम सेंटर से भी मिला देते हैं, ठीक है ना, और इसको भी आप इसे क्या करते हैं, मिला दीजिए। ये देखो, तो ये क्या कहता है कि ये सेंटर से होकर के जाता है और आपको दिख भी रहा है, यहाँ पर आपको दिख भी रहा है कि ये सेंटर से होकर के जा रहा है। लेकिन ये चीज़ हमें क्या करनी है, यहाँ पर प्रूफ भी करनी है। तो हम क्या करते हैं, हम एक ये बताइए, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये बताइए क्या है, ये एक हमने ये एक इसका नाम, चलिए इसका नाम ए दे देते हैं। ये भी एक प्रकार से त्रिज्या है, क्योंकि सेंटर से जो प्रधि है, ये क्या है, प्रधि है, इसको मिलाओ तो क्या होगी, वो त्रिज्या ही होगी, वो क्या है, त्रिज्या है। ये भी यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, ये भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक त्रिज्या है, सब है ना। चलिए इसका भी नाम हमको देते हैं सी डी ई एफ, इसका नाम हम जी नाम दे देते हैं। बिल्कुल क्लियर है, सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर है। हमने यहाँ पर इसका जो है क्लियर कर दिया कि ये ए बी जो है एक स्पर्श रेखा है और एक आपके पास सी डी एक स्पर्श रेखा है ना। और इसको हमने एफ और जी को क्या कर दिया, मिला दिया और बोला हुआ कि ये सेंटर से होकर के जाता है। एक बात आप समझिए, यहाँ पे आपको ये मालूम है कि जो त्रिज्याएं होती हैं, आपको ये मालूम है कि जो त्रिज्याएं होती हैं वो स्पर्श रेखा पे 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ये फैक्ट है, इसको आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप इसको प्रूफ कर सकते हो। अगला फैक्ट यहाँ पर ये भी, और वही चीज़ है ना, ओजी जो है ये भी एक त्रिज्या है या नहीं, सेंटर से प्रधि को मिलाओ तो क्या बनेगी, वो त्रिज्या बनेगी। बिल्कुल क्लियर है, यानी कि ये भी, यानी कि ये जो क्या स्पर्श रेखा है इस पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी कि ये तो फैक्ट है, इसको आपको तो आना चाहिए, ठीक है, कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। और ये भी ओजी भी त्रिज्या है, ये भी 90 डिग्री का कोण बनाती है। और हमने OF जो है इसके पैरेलल, AB की भी पैरेलल है और ये CD के भी क्या है, पैरेलल है, मतलब इसके क्या है, समांतर है। किसके, OE जो है AB के भी समांतर हमने खींचा हुआ है और CD के भी समांतर आपको यहाँ पर दिख भी रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको 90 डिग्री प्रूफ कर दें, अगर हम इसको 90 डिग्री प्रूफ कर दें, इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि FOG एक क्या हो जाएगा, FOG ये एक प्रकार से इसका व्यास हो जाएगा। किसका व्यास हो जाएगा, इस सर्कल का, क्योंकि सेंटर से जा रहा है ना, इसका व्यास। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये व्यास होता है, ठीक है ना, ये जो व्यास होता है सेंटर से जो जाता है वो क्या होता है, उसका व्यास होता है। ये भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये सेम चीज़ें आप कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन हमसे यहाँ पर ये पूछा कि ये सेंटर से होकर के जाता है, तो ये अगर हम ये 90 डिग्री प्रूफ कर दें, ये 90 डिग्री प्रूफ कर दें, तो ये 90 हो जाएगा और यहाँ पर ये बिल्कुल ये टोटल 180 हो जाएगा। तो आपके पास क्या है, 180 एंगल है, मतलब वो सीधी सरल रेखा आपको दिखाई देगी और ये आपको सेंटर से जाता हुआ आपको दिखेगा भी। यानी कि अगर हमें ये 180 प्रूफ कर दें तो ये 180 क्या होता है, यानी कि कोई सर्कल है आपके पास, कोई इस तरीके से अगर सीधी सरल रेखा है तो ये आपके पास क्या होता है, 180 डिग्री तो होता है ना, कितना होता है, 180 डिग्री आपके पास होता है। तो अगर हम 180 डिग्री यहाँ पर ये उसको प्रूव कर देते हैं तो ये हम ऐसा कह देते हैं। अतः जो ये आपके पास जो है हम मिलाने वाली जो, यानी कि स्पर्श रेखा, जो आपके पास स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो सेंटर से होकर के जाती है। बिल्कुल क्लियर है, ये चीज़ हम यहाँ पर कर देते हैं। बात समझ में आ गई होगी, इतने डिस्कशन से आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पर देखिए आप, हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो अगर हम देखेंगे AFO एंगल, AFO प्लस एंगल, इसका नाम हम दे देते हैं AFO का। तो चलिए हम ये वाला लेते हैं, ठीक है ना, इसकी जगह पे, क्योंकि ये भी 90 ही है, ठीक है ना, ये भी आप देखोगे तो ये भी 90 है, ठीक है। तो इसके प्लेस पे हम, क्योंकि हम ये वाला यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं, इस साइड अगर हम खींचते तो हम इसको ले लेते,
बात समझिए आप, ठीक है ना। अगर हम इसको इस साइड खींचते, यानी कि ये जो हमने एक त्रिज्या खींची हुई है, इसको अगर हम इस साइड लेते तो हम ये ले लेते, बाकी इसके प्लेस पे ये लिखना आवश्यक नहीं है। चलिए हम इसको एक बार लिखे रहते हैं, और एक हम ये वाला लेते हैं ई ओ एफ, एंगल ई ओ एफ बराबर आपके पास हमको क्या करना है, यहाँ पर ये दिखाना है ये मिला करके क्या हो जाएगा, देखो ये वाली आपके पास क्या है, ये और ये, यानी कि ए बी और ओ ई, ये क्या है, समांतर है। और आपको मालूम है क्या, और ये आपके पास एक क्या है, तिर्यक रेखा है। ओ एफ जो है वो एक क्या है, तिर्यक रेखा है। और ए बी और यहाँ से ओ ई, या फिर ऐसे बोलो एफ बी या फिर ओ ई, है ना, ओ ई और एफ बी बोलो, या फिर ए बी और ओ ई बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये है कि ये आपके पास समांतर रेखाएं हो जाएंगी, ये एक प्रकार से तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो तिर्यक रेखा के एक और बने अंतःकोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो बिल्कुल क्लियर है, ये आपके पास जो होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, करेक्शन करना पड़ेगा। इसको हम क्या कर देते हैं, ये वाला ना लेकर के हम ये वाला लेकर के चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, इसको यहाँ पे हम बी लिख देते हैं, बस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ना, बी एफ ओ ये कर देते हैं, ठीक है ना। इसका इस साइड आपने लिया नहीं हुआ है, इसको इस साइड खींचा ना हमने, इस साइड खींचा हुआ ना, तो इसको हम ये लेकर के चलते हैं, क्लियर हो रहा है आपको, है ना। तो बी एफ ओ कितना है, 90 डिग्री है, प्लस ई ओ एफ बराबर 180 डिग्री है। तो एंगल ई ओ एफ बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ई ओ एफ बराबर यहाँ से 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो निकल के आया वो 90 डिग्री निकल करके आ गया। सेम काम यहाँ पर भी हम कर देते हैं, देखिए, तथा एंगल डी जी ओ एंगल ई ओ जी बराबर, है ना। यहाँ पर देखो ये और ये पैरेलल है, ये तिर्यक रेखा है, एक ही और बने अंतःकोण का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो डी जी ओ ये आपके पास 90 डिग्री है, प्लस एंगल ई, अगला क्या है, ई ओ जी, क्लियर है, बराबर है आपके पास कितना, 180 डिग्री है। एंगल ई ओ जी बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। एंगल ई ओ जी बराबर 90 डिग्री, यानी कि ये वाला भी आपके पास कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, है ना, 180 डिग्री होगा। इसका मतलब ये एक क्या है, सीधी सरल रेखा है, और आपको सेंटर से जाती हुई भी आपको दिख रही है, ठीक है। तो अतः हम बोल देंगे, अतः स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उसके केंद्र से होकर के जाती है, उसके केंद्र से होकर के जाती है। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, और ये चीज़ हमने यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर कर दी। इस तरीके से इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 50 छात्रों के विज्ञान में प्राप्त अंक निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं। निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं।
संचयी बारंबारता सारणी बनाकर मध्य का ज्ञात कीजिए। मध्य का चलिए देखिए, यहाँ पर आपको सारणी दी हुई है और ये है छात्रों की संख्या 25, 7, 28, 8, 30, 15 है और 32 है, 9 है, 35 है, 5 है और यहाँ पर आपको दे रखा है 40 है, ये आपके पास 3 है। ये एक आपको यहाँ पर सारणी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको वर्टिकल वे में इसको हम दिखाते हैं। देखिए, तो ये 25, 28, 30, 32, 35, 40 है ना, 7, 8, 18, 9, 5, 3 है ना। हमसे क्या कहा हुआ यहाँ पे कि संचयी बारंबारता सारणी बनाइए। तो यहाँ पर देखिए, संचयी बारंबारता बनाते हैं, क्या निकालने का तरीका है। सबसे पहले 7 है तो हम 7 को लिख लेते हैं, है ना। ये संचयी बारंबारता है, इसको हम CF बोलते हैं और ये आपके पास F यहाँ पर है ही है और ये आपके पास क्या है, इसको हम X बोल देते हैं, है ना। तो ये 7 है, अब इसमें जोड़ दीजिए 7 + 8 = 15। अब देखो इसमें 18 जोड़िए, 15 + 18 यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ पर आपके पास ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाइए आप, 33 + 9 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा और 42 + 5 47 और 47 + 3 = 50 हो जाएगा। बात समझ में आई। ये वाला जो है इसका है, ठीक है ना, ध्यान देना। ये 7 है, इसके सामने ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें जोड़ते चले, जो 7 है, फिर इसमें 8 जोड़ दिया, फिर इसमें 18 जोड़ दिया, उसमें फिर 9 जोड़ दिया, फिर आपके पास 5 जोड़ दिया, फिर कितना जोड़ दिया, 30, फिर आपके पास हमने 3 जोड़ दिया। ऐसे जोड़ते ये संचयी बारंबारता निकालने का क्या होता है, तरीका होता है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर n बराबर क्या है, n बराबर निकल के आया है आपके पास 50, जो कि क्या है, सम है, जो कि क्या है, सम है। तो इसका निकालने का क्या तरीका होता है, यहाँ पर n बराबर क्या है, n बराबर 50 है, जो कि सम है, जो कि सम है। तो इसका मतलब हमको क्या तरीका है निकालने का, हमको ये तरीका है निकालने का कि अगर सम है तो मध्यका का सूत्र जो होता है, मध्यका बराबर क्या होता है, n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान बटे कितना होता है, 2 होता है। ये सूत्र आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि अगर पदों की संख्या सम है, यहाँ पर n बराबर जो आपके पास निकल के आया है वो क्या है, सम है। तो अगर n बराबर सम निकल के आया, इसका मतलब मध्यका का जो सूत्र होगा वो n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान डिवाइडेड बाय 2। पूरे के नीचे आपको क्या करना, 2 से यहाँ पे भाग कर देना। ये 50 है, वे पद का मान प्लस 50/2 प्लस वे पद का मान, है ना, 2 से भाग करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, 25वें पद का मान
प्लस यहाँ पर 25 प्लस एक 26वें पद का मान, ठीक है, बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बिल्कुल इतनी बात क्लियर हो रही है। यहाँ पर देख लीजिए आप 25वें, यहाँ पर देखिए 25 में जब आप देखोगे तो ये तो 7 है, ये 15 है, ये 33 इसमें मिलेगा, ठीक है। इसके सामने आओगे तो आपके पास कितना यहाँ पर 30 है, कितना है 30 है। क्लियर हो रहा है ना। ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखो 25वें पद कमाना ना, तो इसमें देखो 25 यहाँ पर है नहीं, 15 से ज़्यादा है, तो इसमें आप आओगे तो इसके सामने आप देखोगे तो ये आपके पास 30 है। फिर आपके पास क्या बोला हुआ है 26 भी आपको इसमें मिल जाएगा, तो ये भी 30 ही है, ठीक है, बटे 2 हो जाएगा, मतलब 60/2, इसका मतलब कितना हो जाएगा 30। तो ये आपके पास जो इसका आंसर निकल के आएगा वो आपके पास 30 ही निकल के आएगा। इसका मतलब जो है मध्य जो होगी वो आपके पास 30 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें अब आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। ये जो पहला लिखा हुआ है ये प्राप्तांक है, ये जो लिखा हुआ है ये छात्रों की संख्या आपको दे रखी है, ये जो CF निकाला हुआ है ये संचयी बारंबारता है, ये ऊपर नीचे थोड़ा सा है, तो इसको मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है, ठीक है। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कहा हुआ है एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि थैले में से एक गेंद निकालने पर, यदि थैले में से एक गेंद निकालने पर नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता से 3 गुनी है। तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमसे बोला हुआ है। चलिए क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। प्रायिकता से क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको आना ही आना है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको मिलने वाले पेपर में, और इजी भी होते हैं, आराम से इन क्वेश्चन को आप बना भी पाओगे। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर बातें समझ में आनी चाहिए, है ना। यहाँ पर लाल गेंदें 5 है एक थैले में और कुछ नीली गेंदें हैं, वो क्लियर नहीं है। और वही आपसे पूछा भी हुआ है कि नीली गेंदें कितनी, वही आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। यदि थैले में से गेंद निकलने पर, है ना, नीली गेंद निकालने पर, है ना, नीली गेंद निकलने की प्रायिकता, है ना, लाल गेंद निकलने की प्रायिकता से 3 गुनी है। तो थैले में नीली गेंदों की संख्या आपको बतानी है। चलिए लाल गेंद कितनी है थैले में, लाल गेंद की संख्या है 5। मान लेते हैं हम नीली गेंद की संख्या, यही तो पूछा हुआ ना, नीली गेंद कितनी, x मान लिया। थैले में नीली गेंदें जो हैं x हैं। कुल गेंदें कितने हो जाएंगी,
5 प्लस x हो जाएंगे। कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी? अरे जब आप मान ही लिए हो कि x नीली गेंदें हैं, 5 लाल गेंदें हैं, तो थैले में कुल कितनी गेंदें हुई? 5 प्लस x हो गया, है ना। सिंपल है। अब प्रायिकता का सिंपल सूत्र क्या होता है? प्रायिकता का मतलब क्या होता है? जैसे कोई घटना ए है, ए की आपको प्रायिकता बतानी है, तो अनुकूल परिणाम नीचे आपको कुल परिणाम लिखने होते हैं। यही सिंपल, यही प्रायिकता है ना। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यही निकालना होता है प्रायिकता में। तो अगर आप इनकी प्रायिकता देखो, P नीली गेंद निकलने की प्रायिकता है ना, नीली गेंदें कितनी हैं? x हैं। नीली गेंदें कितनी हैं? x हैं। कुल गेंदें कितनी हैं? 5 प्लस x हैं। लाल गेंद निकलने की प्रायिकता निकालोगे, 5 है, और ये क्या हो जाएगा? कुल गेंदें 5 प्लस x हो जाएगा। अभी तक तो आपको बात बिल्कुल क्लियर है, प्रश्नानुसार। नीली गेंद निकलने की प्रायिकता लाल गेंद निकलने की प्रायिकता से 3 गुनी है। नीली गेंद निकलने की प्रायिकता क्या है? x बटे 5 प्लस x है। लाल गेंद निकलने की प्रायिकता से 3 गुनी है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई। लाल गेंद आपके पास ये, इसकी प्रायिकता यहाँ पर ये है, यही कहा हुआ है। बात बिल्कुल समझ लीजिए, ठीक है। से क्या है? 3 गुनी है। ये आपको दिख ही रहा है, आराम से कट जाएगा। x बराबर 3 × 5, तो x बराबर आपके पास कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगा। मतलब इसके अंदर जो नीली गेंद की प्रायिकता है वो आपके पास 15 नीली गेंदें आपको इस थैले के अंदर दिखेंगी। इजी क्वेश्चन है, बना सकते हो, लेकिन यही है ना कि अगर आप प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हो तो चीज़ें आपके लिए आसान बनती चली जाती हैं, और वही चीज़ अगर आप चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करते हो तो चीज़ें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। ये सबके लिए भी है, कोई भी लोग, ठीक है ना। अगर चीज़ों की कोई प्रैक्टिस नहीं करता या फिर चीज़ों को अध्ययन नहीं करता, चीज़ों को पढ़ता नहीं है, तो उसके लिए वो चीज़ें हमेशा के लिए उसको कॉम्प्लिकेटेड ही लगेंगी, आपको चीज़ें कठिन ही लगेंगी, है ना। तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चित्र में यदि AB वृत्त का व्यास तथा O केंद्र है और OA बराबर 7 सेंटीमीटर, और आपको दिया है पाई बराबर आपको 22/7 रखना है। यहाँ पे बात ये आपको बोला हुआ है, यहाँ पर इसको सर्कल भी दिया हुआ है ना। एक AB इसका व्यास है, ये इसका सेंटर है, ये AB है, AB इसका क्या है? व्यास है। तो व्यास है तो कहने का मतलब ये ऊपर वाला आधा है, ये नीचे वाला क्या है? आधा है। अरे व्यास है तो यही मीनिंग होता है ना कि इसको 2 भाग में डिवाइड कर देता है ना, यानी कि ये और ये। और यहाँ पर कुछ ऐसे आपको बोला हुआ है, ये आपको ये जो छायांकित भाग है इसका आपको क्या करना है? इसका आपको एरिया पता करना है कि छायांकित भाग का एरिया क्या है। ये इसका सेंटर है। बात बिल्कुल क्लियर है, सही। ये 90
कई बार बच्चे क्वेश्चन को देख करके तुरंत झट से पकड़ लेते हैं कि इसमें हमें, क्योंकि यही खूबसूरती है। क्वेश्चन जैसे आए हमारे पास, ठीक है, हम उस क्वेश्चन को देखें और चीज़ें अपने आप में चलने लगती हैं ना, कि हमको ऐसे ऐसे ये स्टेप्स हम करते चलें, ये स्टेप्स हमारे होंगे, ठीक है, ये स्टेप्स के बाद ये स्टेप्स, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, ऐसे करके स्टेप जो हैं चलते रहेंगे। तो यही क्रिएटिविटी है, यही दिखाता है कि आपके अंदर कितनी समझ है। क्वेश्चन देखो और आपके माइंड सेट में ये चलना स्टार्ट हो जाना चाहिए कि हमको ऐसे ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, आगे प्रोपोगेट होगा क्वेश्चन, ऐसे करके आगे बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पर वही है जो देखते हैं क्या है इसमें, OA 7 है, OA ये देखो। अब आप ही बताओ, OA 7 सेंटीमीटर है तो OB कितना है, OC कितना है, अब आप ही बताओ। जब OA 7 सेंटीमीटर है, OA इस, ये आपको क्या बोला हुआ है, एक वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या है, OA वृत्त की त्रिज्या है या नहीं, ये सर्कल, ये आपके पास सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर से परिधि को मिलाओ हुए हो तो त्रिज्या ही होगी हमारी समझ से। आपकी समझ से क्या है, आपके समझ से त्रिज्या ही होगी, ठीक है। तो ये त्रिज्या है, OA त्रिज्या है, OB भी त्रिज्या है और OC भी क्या है, त्रिज्या ही है। मतलब ये 7 है तो ये भी 7 है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये भी 7 है तो ये भी 7 ही होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। बात बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं कि ये क्या है, वृत्त का व्यास है, AB क्या है, व्यास है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये आधा जो आपके पास सर्कल बचा हुआ है, आधा सर्कल ये है, आधा सर्कल क्या है नीचे। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, मालूम है, सबको मालूम है। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr² होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr²/2 हो जाएगा, होगा या नहीं बताइए। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr²/2, बिल्कुल। अब अगर आप ये अर्धवृत्त है ना, ऊपर क्या दिख रहा है आपको, ऊपर जो दिख रहा है वो अर्धवृत्त दिख रहा है, नीचे आपको दिख रहा है ये भी अर्धवृत्त दिख रहा है। तो यानी कि आप अर्धवृत्त के, आपको यही दिखाना, ये वाला इसका एरिया आपको मालूम करना है। तो अगर आप अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला एरिया घटा दो, बोलो सही या नहीं। अगर आप अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये एरिया माइनस कर दो, ये वाला एरिया, ये एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2, अगर इन दोनों एरिया 1 और 2 को घटा दो, माइनस कर दो, निकाल दो, तो बचेगा क्या आपके पास, यही तो बच जाएगा। डन, क्लियर। चलिए देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr² माइनस, क्या कर देते हैं हम, ये त्रिभुज 1/2, आधार OA, ऊंचाई OC प्लस 1/2 आधार OB, है ना, और OC। क्लियर, बात बिल्कुल क्लियर हो रही है ना। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को जोड़ करके हमने टोटल अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से उसको घटा दिया है। बात पढ़ रही है। इसका आप क्या रख सकते हो, पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 7 का स्क्वायर और गुणे 1/2 आपके पास हाई है ना। पाई के प्लेस पे 22/7 रखा, आर के प्लेस पे हमने 7 रख दिया। आर आपको दिख रहा है त्रिज्या, है ना, त्रिज्या आपको दिख रही है यहाँ पे 7 है, और ये आपके पास 1/2, ये नीचे 1/2 हाई है, ये लिख दिया माइनस। ये देखिए, ये भी 7 है और ये भी 7 है और ये भी 7 है, ये भी 7 है। आप देख लो यहाँ पर, है ना, OB 7 है, OC 7 है, OA 7 है और OB भी 7 है। 22/7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 1/2। यहाँ पर आप देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो, ये कितनी बार लिखा हुआ है, ये इसमें देखो,
ये 2 बार लिखा हुआ है, कितनी बार लिखा हुआ है? ये जो चीज़ लिखी हुई है ये 2 ही बार तो लिखी हुई है। कितनी बार लिखी हुई है? 2 बार लिखी हुई है। या फिर इसको आप ऐसे ही सोचो, ये आपके पास 49/2 प्लस 49/2 ऐसे सोच लो आप, है ना। 7 × 7 = 49/2 और 7 × 7 = 49/2। क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर हो रहा है आपको। चलिए एक यहाँ से कट ही जाएगा, 22 × 7 बटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। 22 × 7 बटा 2। यहाँ से आपके पास देख रहे हो 49 + 49 बटे आपके पास कितना हो जाएगा? 2। हर बराबर है ना, नीचे हमने 2 लिख दिया। बात बिल्कुल क्लियर होती रहे। 22 × 7 बटा 2 माइनस 49 दूनी 4 दूनी 8 9 दूनी 18 98 बटा कितना? 9 9 18 4 4 8 1 9। ये हो गया, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। 22/2 × 7 माइनस यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 49 ही हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा? 49। ये 49 हो गया, बिल्कुल क्लियर है। चलो देखो 22/2 × 7 माइनस हमने क्या लिख दिया? 49 यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे हम। आप इसका चलो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पे 7 कॉमन कर लें तो अंदर क्या बच जाएगा? यहाँ से आपके पास बचेगा 22/2 बचेगा माइनस 7 बच जाएगा। अरे 7 जब कॉमन कर लोगे तो 22/2 और 7 × 7 = 49 आपके पास 7 बच जाएगा। यहाँ पर देखिए ये आपके पास 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा, है ना। 11 माइनस कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 बराबर आप लगाते रहिए, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, क्लियर है ना। यहाँ पर देखिए 7 इंटू यहाँ पर कितना बचेगा? 4 7 4 11 4 बच जाएगा। तो बराबर आपके पास कितना आ जाएगा? 28। इसको आप बोलोगे एरिया निकाले हो ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये जो आपके पास छायांकित भाग है इसका जो एरिया निकल के आया वो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल करके आता है। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा इसमें आपको समझना था कि कैसे चीज़ें करते हैं। थोड़ा जल्दबाजी मैंने कर दिया है, लेकिन चीज़ें आसान है, आप कर पाओगे आराम से, ठीक है ना। इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है ना। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।